हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा फिजिक्स इज लव में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न स्टार्ट किया था, जिसमें 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो फिशन क्या होता है, ठीक है, और उसमें एनर्जी कितनी रिलीज होती है। फिर बोहर एंड व्हीलर थियरी पढ़ी हमने, उसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ा, चेन रिएक्शन भी पढ़ा है हमने, और चेन रिएक्शन का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी पढ़ा है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। और अगर ये सब आप लोगों ने नहीं मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो सब वीडियो देख लें, ताकि आपको यह बहुत समझ में आ जाए। उसके बाद ये वीडियो देखिए, ताकि ये आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आए। ओके, तो देखिए, तो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न में जो पार्ट नंबर 4 है, उसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल साइज फॉर मेंटेनेंस ऑफ चेन। इसका मीनिंग ये है कि हमने क्या बोला था कि चेन रिएक्शन यहाँ पे होती है ना। कि चेन रिएक्शन क्या होती है कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम के ऊपर न्यूक्लियस बॉम्बार्ड करते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस जो बॉम्बार्ड करते हैं उसमें सिर्फ 3 न्यूट्रॉन्स है वो क्रिएट होते हैं। तो वो 3 न्यूट्रॉन्स है और 3 यूरेनियम पे अगर बॉम्बार्ड करें तो हमें क्या मिलेगा। तो वहाँ से हमें 9 मिलेंगे न्यूट्रॉन्स, है ना। वो 9 न्यूट्रॉन्स है, वापस 9 यूरेनियम पे अगर बॉम्बार्ड करेंगे तो हमें 27 है वो न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। वैसे हमें 3 कितने 3n जनरेशन से हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितने न्यूट्रॉन्स है वो क्रिएट हो रहे हैं। आया समझ में। ये हमने चेन रिएक्शन में पढ़ा था कि n है, तो n पे अगर फर्स्ट जनरेशन है तो हम n पे 1 रखेंगे तो 3 आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में 3 ही मिल रहे थे, अभी n की जगह पे हम 2 रख दिए तो हमें क्या मिलेंगे 9। तो सेकेंड जनरेशन में 9 मिले, ठीक है। अभी n की जगह पे 3 रख दिए तो हमें क्या मिलेंगे 27। तो 27 हमें थर्ड जनरेशन में, मतलब कि 3 बार अगर हम वही के वही प्रोसेस रिपीट करेंगे तो हमें 27 न्यूट्रॉन्स वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अभी ये तो हुई चेन रिएक्शन की बात, लेकिन वो चेन रिएक्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कभी कभी न्यूट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि सभी के सभी प्रोसेस में 9 ही न्यूट्रॉन चाहिए कि 3 ही न्यूट्रॉन चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है। कोई ऐसी प्रोसेस होती है न्यूक्लियर की जिसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम कि हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है वो चेन रिएक्शन को, कि कैसे हम वो जो न्यूट्रॉन है उसकी जो नंबरिंग है, ठीक है, उसकी जो साइज़ है, अब वो उसके जो नंबर्स है उसको हम कैसे हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है, कैसे मेंटेन कर सकें। तो उसका भी कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी इसमें है ना 3 अलग अलग टाइप के हम बैलेंस मेंटेन प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ये जो क्रिटिकल साइज है उसमें मेन होता क्या है, ठीक है। तो समझिए कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन सिस्टम है जो हम कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें मेनली तो एक तो फिशन मटेरियल होता है और एक मॉडरेटर होता है। ओके, ये सब क्या होता है वो हम आगे के वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। कि ये न्यूक्लियर जो रिएक्शन है उसमें फिशन मटेरियल और मॉडरेटर होता है। अभी ये जो दो चीज़ें हैं, फिशन मटेरियल और मॉडरेटर, ठीक है, इसमें से हमें क्या मिला। तो अभी सपोज ये समझ लो कि ये जो हर एक में जो न्यूट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, हर एक में जो न्यूट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, फिशन जो हो रहा है, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज ये सपोज 2.5 न्यूट्रॉन्स है वो इजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये मत समझना आप लोग कि 2.5 न्यूट्रॉन्स कैसे बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स को नंबरिंग तो ऐसे हम करते हैं 1 2 3, है ना। तो इसका मतलब ये है ऑन एन एवरेज, मतलब कि सपोज स्टार्टिंग में न्यूट्रॉन की जो नंबर है न्यूट्रॉन्स है वो क्रिएट हुए 3, ठीक है। उसके बाद सपोज 2 न्यूट्रॉन क्रिएट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का एवरेज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2.5 न्यूट्रॉन ही मिलेगा, ठीक है। वैसे कभी सपोज कहीं पे 27 न्यूट्रॉन्स मिले, कभी सपोज 9 न्यूट्रॉन्स मिले, तो यहाँ पे ऐसे सिर्फ एवरेज लिखा हुआ है, ऐसे कम्प्लीटली हमें नहीं बोला गया है। ओके, तो ये जो 2.5 हमें इजेक्ट
मिले, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज ऐसा माना जा रहा है कि ये जो न्यूट्रॉन्स है वो 2.5 यहाँ पे हमें मिले हैं फिशन के टाइम, ओके। तो यहाँ पे हमें इस चेन रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो चेन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, कि न्यूट्रॉन्स की बैलेंसिंग के ऊपर ये पूरे के पूरा चेन रिएक्शन टिका हुआ होता है, ठीक है। अभी ये जो चेन रिएक्शन है वो जो न्यूट्रॉन के बैलेंस है वो 3 प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट प्रोसेस, अभी ये तीनों के तीनों प्रोसेस आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिए। The fission of uranium nuclei produces more neutron than the number of neutrons used for inducing fission। समझिए ये कहना क्या चाह रहा है कि सपोज कोई फिशन है, कोई फिशन प्रोसेस है, उसमें यूरेनियम का फिशन हो रहा है, ठीक है, और वो यूरेनियम के फिशन में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं कि सपोज 27 हो रहा है, ठीक है, या तो फिर 81 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि 3n की टर्म्स में ही वो क्रिएट होगा, है ना। समझ में आया कि 3n की टर्म्स में वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि वो यूरेनियम है कि बहुत सारा न्यूट्रॉन्स है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हमें फिशन के लिए चाहिए न्यूट्रॉन्स, ठीक है, उतनी ही रिक्वायरमेंट है तो वो उससे ज़्यादा दे रहा है ना। तो फर्स्ट तो ये कंडीशन हुई कि यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे मोर न्यूट्रॉन्स ये दे रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये प्रोसेस हो गई। उसके बाद की क्या है कि नॉन फिशन प्रोसेस, मतलब कि द रेडियो एक्टिव कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय द यूरेनियम एंड द पैरासिटिक कैप्चर बाय द डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द सिस्टम एंड बाय इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होता है कि जो भी यूरेनियम में से जो भी क्रिएट हुए न्यूट्रॉन्स, ठीक है, वो न्यूट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, तो वो कोई भी दूसरे कोई रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, ठीक है, यूरेनियम के अलावा भी रेडियम है, ठीक है, उससे क्या होंगे वो कैप्चर हो जाएंगे। अभी कैप्चर हुए तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फिशन तो हो गया, ठीक है, वहाँ से कैप्चर। अभी देखो नॉन फिशन प्रोसेसेस में क्या, अभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि नॉन फिशन प्रोसेसेस में कि यूरेनियम पे न्यूक्लियाई बॉम्बार्डिंग ही ना हो, है ना। हम यूरेनियम की बॉम्बार्डिंग कैसे देखते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रॉन है, ठीक है, उस पर ऐसे वो न्यूट्रॉन है वो ऐसे यूरेनियम पे बॉम्बार्ड हो रहा है ना। और यूरेनियम के बॉम्बार्ड होने पे फाइनल हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, है ना, वो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे क्या है नॉन फिशन प्रोसेसेस, मतलब कि बिफोर यूरेनियम बॉम्बार्डिंग ये क्या कर रहा है कि ये कोई दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से वो कैप्चर हो जाता है इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से जो थोड़े बचे हुए जो न्यूट्रॉन्स है वही यूरेनियम पे बॉम्बार्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें 3n जितने जो न्यूट्रॉन्स है वो नहीं मिल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में क्या हो रहा था यहाँ पे कि मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स क्रिएट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेकंड में लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्रिएट हो रहे हैं। आया समझ में। अभी थर्ड की बात देखते हैं। थर्ड में क्या है, लीकेज और एस्केप ऑफ न्यूट्रॉन्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिस्टम। अभी क्या हो रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सरफेस पे न्यूट्रॉन्स है वो रहते नहीं हैं, ठीक है, वहाँ से वो लीकेज हो जाते हैं, मतलब कि एक्सेप्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाता है। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी हम अगर दे देते हैं तो वहाँ पे वो न्यूट्रॉन्स है किसी से भी फिशन में पार्ट नहीं मतलब कि रोल प्ले नहीं करते, वो किसी के ऊपर बॉम्बार्डिंग नहीं होते। यूरेनियम है, रेडियम है, ठीक है, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल पे बॉम्बार्ड नहीं होते और सिर्फ वो एस्केप हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा कि वहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स है उसकी लो शॉर्टेज होगी, है ना, वहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी और शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ फर्स्ट में क्या हुआ, यूरेनियम के बॉम्बार्डिंग से यहाँ पे न्यूट्रॉन
का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे हमें ज़्यादा न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, तो सेकंड में हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन कम मिल रहे हैं, है ना, न्यूट्रॉन कम मिल रहे हैं। और थर्ड में क्या मिल रहा है, थर्ड में हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो तीनों के तीनों सपोज आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। और अगर यहाँ पे कुछ भी आपको डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके। तो अभी समझिए कि ये जो 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सब हमें ये पता चल गया कि हमने ये फाउंड कर लिया कि जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें जो नंबरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स है, मतलब कि जो इंक्रीज द नंबर वाइल रिमेनिंग 2 प्रोसेसेस डिक्रीज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द सिस्टम। ठीक है, इजी है, मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट में तो ये न्यूट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाकी के 2 में न्यूट्रॉन को डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, उसका लीकेज हो रहा है, उसका फिशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से जो 3 प्रोसेसेस है और जो न्यूट्रॉन लॉस कर रहा है उसमें लेस देन द सरप्लस न्यूट्रॉन, तभी वहाँ पे चेन रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस होगा। ठीक है, मतलब कि if chain reaction take place then all the 3 processes are such that the loss of neutrons is less than the surplus neutrons। chain reaction तभी होगी जब सभी के सभी प्रोसेसेस में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, कि सभी के सभी 3 प्रोसेसेस में वहाँ पे जो लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कम हो गए ज़्यादा न्यूट्रॉन। सरप्लस न्यूट्रॉन का मीनिंग होगा मोर न्यूट्रॉन्स, है ना। वहाँ पे हमें न्यूट्रॉन्स कम नहीं करने, वहाँ पे हमें न्यूट्रॉन्स ज़्यादा चाहिए, तभी चेन रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना। बात समझ में आई। अभी ये सभी जो बात है हम इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, कि चेन रिएक्शन है उसमें ज़्यादा न्यूट्रॉन हमें क्यों चाहिए है। ओके, अभी समझिए कि यहाँ पे जो लीकेज है, जो लीकेज की हमने बात की, जो हमारा थर्ड था लीकेज और एस्केप वाला, उसमें हमने क्या देखा कि वहाँ पे न्यूट्रॉन की मतलब कि डिक्रीमेंट हो रहा है न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो द लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रिएक्टिंग बॉडी। वहाँ पे जो बॉडी है वहाँ से लीकेज हो रहा है न्यूट्रॉन्स, तो वहाँ पे हम उसको ऐसा बोल सकते हैं, उसका रेट कैसा है, r² जितना। ठीक है, कोई बॉडी है, ठीक है, उसमें से रेट उसका r² जितना वहाँ पे लीकेज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर फिशन हो रहा है तो फिशन में कोई बॉडी है, समझ लीजिए उसका वॉल्यूम यहाँ पे ऐसा सर्कल जैसा है। ठीक है, तो सर्कल है, उसकी रेडियस है सपोज r। ठीक है, अभी सर्कल है, स्पीयर है। ठीक है, अभी स्पीयर में तो वॉल्यूम होगा, तो स्पीयर का वॉल्यूम वो कितना होगा, r³ होगा। ठीक है, तो वो जो फिशन हो रहा है उसका वॉल्यूम r³ होगा, और लीकेज होगा तो लीकेज r² पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हम उसका अगर रेशियो निकालने जाए तो क्या होगा, तो उसका लीकेज रेट प्लस प्रोडक्शन रेट अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें r² डिवाइड बार r³ करना पड़ेगा। आए समझ में, मतलब कि कितना लिंकेज हो रहा है, मतलब कि कितना वो ऐसे ही बाहर निकल जा रहा है और कितना उसमें प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो ये r² अपॉन r³ मतलब कि 1/r ऐसा हम बोल सकते हैं ना। यहाँ पे हम 1/r 1 डिवाइड बाई r जितना हमें वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप लोग समझ लो कि अगर यहाँ पे प्रोडक्शन रेट r जितनी हो रही है तो यहाँ पे लीकेज रेट 1 है। ठीक है, 1 के हिसाब से यहाँ प्रोडक्शन रेट r टाइम्स बढ़ रहा है लीकेज रेट से, है ना। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हमें चेन रिएक्शन अकर करनी हो, ये पूरा चेन रिएक्शन का इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, कि चेन रिएक्शन की कंडीशन बोल सकते हैं कि इसकी कंडीशन होगी कि अगर चेन रिएक्शन अकर करना हो तो इसकी प्रोडक्शन रेट है वो r टाइम्स इंक्रीज होनी चाहिए लीकेज रेट से। ओके, अभी देखिए, अभी इट मीन्स लार्जर द साइज ऑफ द बॉडी, जितनी हम बॉडी की साइज ज़्यादा लेंगे उतना ही वहाँ से लीकेज कम होगा। अभी सीधी सी बात है, यहाँ से अगर मैं कोई कुआं बताऊँ, ठीक है, ये सपोज वेल है, ठीक है, कुआं है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको जितना ही लंबा बनाऊँ,
ठीक है, जितना लंबा बनाऊंगी उसमें से अंदर से पानी निकालने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रख दूँ, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे कुछ प्रोटॉन्स रख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से अगर उसे लीकेज करवाना है, मतलब उसको बाहर निकलना है, तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर ऐसा छोटा सा कुआं है या तो फिर इतना सा ही है तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं कोई सर्कल है, स्पीयर है, उसकी साइड अगर साइज़ अगर छोटी रखूँ तो उसमें से वो जल्दी बाहर निकल जाएगा न्यूट्रॉन। लेकिन अगर उसकी साइज़ बहुत बड़ी रखूँ, ठीक है, बहुत बड़ी रखने का मीनिंग ये है कि कोई भी बड़ा मटेरियल है, ठीक है, कोई भी बड़ा एलिमेंट है, मतलब कि 1 2 3 वैसा नहीं, बहुत हेवी एलिमेंट है, ठीक है, 93 104 वैसे हैवी एलिमेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे जो बाहर की जो सरफेस है वो बहुत बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो बाहर निकल में बहुत उसको दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये कि जितना हम उसकी साइज़ ज़्यादा रखेंगे उतना वहाँ से वो कम लीकेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो जैसे जैसे हम वॉल्यूम को इंक्रीमेंट करेंगे तो वैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन का लॉस उतना कम होगा। ठीक है, तो ये बात एक हो गई। अभी क्रिटिकल साइज किसे बोलते हैं, तो क्रिटिकल साइज ऑफ सिस्टम कंटेनिंग फिशन मटेरियल is defined as the minimum size for which the number of neutrons produced in the fission process just balance those lost by leakage and non-fission capture। मतलब कि फिशन मटेरियल उसे कहते हैं कि जिसमें कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, उतनी साइज़ तो कम से कम होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा तो वेरी गुड, वेल एंड गुड है, लेकिन उससे कम में तो नहीं चलेगा। तो उतनी तो होनी ही चाहिए कि जिससे हम जो वहाँ पे यहाँ पे कम साइज में, तो छोटी साइज़ वाला जो है उससे जो न्यूट्रॉन लीकेज हो रहे हैं, ठीक है, या तो फिर जो वहाँ पे फिशन की जो प्रोसेस है उसमें पार्ट ही नहीं ले रहे हैं, वो जो न्यूट्रॉन्स है उसको ओवरकम कर सके। ठीक है, उतनी मिनिमम साइज़ वाले यहाँ पे न्यूट्रॉन्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये उसके क्रिटिकल साइज हम बोल सकते हैं, उतनी साइज का हमें न्यूट्रॉन लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी द मास ऑफ द फिशनेबल मटेरियल एट दिस साइज इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। तो यहाँ पे क्रिटिकल साइज की बात हो गई कि हमें कितनी मिनिमम साइज़ लेनी चाहिए। ठीक है, अभी क्रिटिकल मास की बात हो रही है कि यहाँ पे इतनी मास हमें लेना है कि फिशनेबल मटेरियल है तो उतने साइज पे वो फिशन हो सके। ठीक है, तो इफ़ द साइज इज़ लेस देन द क्रिटिकल साइज, तो चेन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है, तो साइज़ हमें कम नहीं रखनी है, मास हमें क्रिटिकल मास से कम नहीं रखना है, उतना तो चाहिए ही, और उससे ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड। ओके, ताकि क्या हो कि चेन रिएक्शन वहाँ पे आगे के आगे बढ़ सके। ठीक है, अभी वो चेन रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, वो पूरा नेचुरल यूरेनियम, उसका चेन रिएक्शन का पूरा जो प्रोसेस है वो मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।